आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स की। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 वाज अबाउट the union and its territories, and part 2 the citizenship concept, and part 3 was basically very important fundamental rights. Okay, now today we are going to talk about part 4 only. part 4 में basically आर्टिकल 51A ऐड हुआ था 1976 में। 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो पार्ट 51A ऐड हुआ था। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी डिस्कस किया था, विच इज अ पार्ट ऑफ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 51A आर्टिकल जो है ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू द 42nd amendment 1973 on the basis of on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमिटी। तो देखो होती क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमारे मूल कर्तव्य। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, ठीक है, हमारे कुछ मूल अधिकार, राइट। तो हमारे मूल अधिकार जैसे हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। वैसे ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे अधिकार हैं, राइट। बट अगर हमारे अधिकारों का क्या हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। पर फंडामेंटल ड्यूटीज में दे आर नॉन जस्टिफिएबल, मतलब कि हम इनके उल्लंघन में कोई भी केस या रिट फाइल नहीं कर सकते। ओके, सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात नहीं की गई थी, ये ऐड हुई थी बाद में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1976 में। शुरुआत में तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी कब हमने ऐड की, 86th अमेंडमेंट 2002 में। अब क्या क्या हमारे मूल कर्तव्य हैं। अब कर्तव्य जो है मतलब हमारी क्या ड्यूटीज हैं, अब किसके प्रति होंगी, हमारी राष्ट्र के प्रति होंगी, सिंपल सी बात है। अब पहली अगर हम बात करें टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को का पालन करना है। ओके, जो भी चीजें उसमें लिखी हैं उनका पालन करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है इट्स आइडियल्स इन इंस्टीट्यूशंस, हमें जो भी आइडियल्स होते हैं, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं उनका रिस्पेक्ट करना है। कोई भी संस्था है सरकारी या कोई भी संस्था हमारे देश में, उनका रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन हो, राइट। कोई भी नेशनल फ्लैग, ओके, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इनका हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। प्रोटेक्ट द सोवरिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, हमें भारत की अखंडता, एकता और जो सोवरिटी है मतलब आज़ादी का क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब हमें भारत को यूनाइट बना के रखना है, एक बना के रखना है, अलग अलग राज्यों की बात नहीं करनी, ऐसा सोचना है कि हम सब एक हैं। और हमें फॉलो करने जो नोबल आइडियाज हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के टाइम पे फॉलो हुए थे, राइट। हम कई सारे हमने विचार, नारे या फिर स्लोगन्स वगैरह जो भी उस टाइम पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाए थे, दिए थे, उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है, चेरिश करना है, राइट। उससे हम क्या याद रखेंगे कि हमने कितना स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए। हमें कंट्री को डिफेंड करना है, जब भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बात आती है या हमें नेशनल सर्विस देनी है, जब भी हमको बोला जाता है कुछ भी देश की आज़ादी के लिए। तो जैसे रिसेंटली कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पे बहुत सारा ऐसा वर्कफोर्स गवर्नमेंट ने ऑर्डर हायर किया था, ठीक है, जिनकी ज़रूरत थी, राइट। तो कई लोगों ने हेल्प की थी उस टाइम पे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर या हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। तो आपको पता ही है कि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स के क्या है, अलग अलग कल्चर है। कल्चर क्या होता है, जिस
जो चीज़ें वो फॉलो करते हैं, चाहे वो, अगर मैं बात करूँ हिंदू कल्चर की, तो यहाँ पे हम डिफरेंट गॉड्स को वर्कशिप करते हैं, राइट, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, कल्चर का पार्ट है। तो हमें इसको बचाए रखना है अपने कल्चर को। तो कल्चर में हमारे जैसे एंशियंट टेक्स्ट भी आ जाते हैं, वेदास हो गए, राइट, महाभारत, दिस रामायण है ना, ये सब टू प्रोवाइड हिज और हर चिल्ड्रन। ओके, सो अब अपने बच्चे को 6 से 14 साल का अगर बच्चा है किसी का, तो उसको उसको बेसिक एजुकेशन देनी है। ओके, मूल शिक्षा का उसे, मतलब ड्यूटी है ये पेरेंट की या गार्जियन की कि उसे शिक्षा देनी है। तो 86th अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया था 2002 में। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, यही वाला ऐड हुआ था, राइट, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। अब to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation rises to levels of achievement। लगी हमें जो भी हम फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें बहुत एक्सेल करना है, ग्रो करना है, ताकि हम देश के लिए कुछ अचीव कर सकें, राइट। टू डेवलप ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्फॉर्मिंग, मतलब हमें अपने बिहेवियर में इंक्वायरी वाला एक एस्पेक्ट लाना है और साथ में सूचना भी देनी है। लेकिन जैसे हमें पता चला कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कहीं से कोई गतिविधि हो रही है, तो सरकार को बताना है और पूछना भी है, इंक्वायर भी करना है। अगर हमें किसी चीज़ पे संदेह है, डाउट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, हमारा सजेशन है, तो हम उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल रिसोर्सेज, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। क्या क्या है हमारे, जैसे हमारे फॉरेस्ट्स हैं, या फिर हमारे लेक्स होते हैं, नदियाँ, ट्रीज फॉरेस्ट का अगेन पार्ट हो जाता है, राइट। तो हमें अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और लिविंग क्रिएचर्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनके लिए एक कंपैशन दिखाना है, दया दिखानी है, राइट। मतलब हंटिंग को क्या करना है, एक तरीके से अवॉइड करना है, उसको उसको वो नहीं देना है, मोटिवेशन नहीं देना है, राइट। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्सटेन वायलेंस, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सबके द्वारा यूज की जा रही है, जैसे मेट्रो की हम बात कर लें, राइट, हाईवेज की बात कर लें, रोड्स, ओके, पब्लिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है ये बेसिकली। तो इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, एब्सटेन करना है वायलेंस को, और वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना है, उसको एब्सटेन करना है, राइट। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 अभी हमने डिस्कस किया। पार्ट 4 में बेसिकली पहले तो DPSPs आए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के कर्तव्य हैं सिटीजन्स के प्रति। लेकिन पार्ट 4A की अगर हम बात करें, जो कि हमारे आर्टिकल 51A में बात की गई थी, अमेंड हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, 1976 में, तो तब ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमने जैसे मैंने आपको बताया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें हमें पब्लिक की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिलीजन, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, राइट, देश के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करें, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट, एंथम का। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। अब पार्ट 5 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसमें यूनियन की बात की गई। यूनियन क्या होता है, बेसिकली यूनियन और स्टेट आपने पढ़ा हुआ। यूनियन है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उसके पार्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें अराउंड 100 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ये शुरू कहाँ से होता है, 52 आर्टिकल से। अभी 51A हमने डिस्कस किया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 52 से शुरू होता है और आर्टिकल 151 तक जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 100 से करीब ज़्यादा ही इसमें आर्टिकल्स हैं। तो इसमें बात की गई है प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, राइट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। अब हमारा पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, इन चीज़ों के बारे में, उनके अंदर जो MPs वगैरह हैं उन लोगों के बारे में सब कुछ डिस्कस किया गया है। वैसे ही हमारी
जो है जुडिशरी के बारे में बात की गई है, हाई जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राइट। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वेरियस पब्लिक सर्विस कमीशंस, है ना, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे बेसिकली यूनियन में डिस्कस की गई हैं। तो यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से और एक्सटेंड करता है आर्टिकल 151 तक। अब हमने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पार्लियामेंट भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, स्पीकर के बारे में बात की गई है, लोकसभा राज्यसभा के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब चीज़ें। तो देखो ये बहुत ही डिटेल्ड चीज़ें हैं, डिटेल में चीज़ें हैं। तो अभी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, आर्टिकल 52, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से शुरुआत है इस पार्ट की, पार्ट 5 की। तो आर्टिकल 52 में बोला है कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब जो प्रेसिडेंट है, जो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे। देखो जो हमारा यूनियन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब ध्यान से समझो इसको, लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है, ध्यान से, लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ जो लॉज बनाता है या जहाँ पे लॉज बनते हैं। तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि लेजिस्लेचर क्या होगा, पार्लियामेंट होगा, जहाँ पे लॉज बनेंगे। अब जब ये लॉज बन जाते हैं एक बार, तो इनको एग्जीक्यूट कौन करेगा? जाहिर सी बात है, इनको एग्जीक्यूट वही करेगा जो सरकार में है, राइट। सरकार में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको एग्जीक्यूट करेगी, तो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया, राइट। तो लेजिस्लेचर पर गवर्नमेंट उसे उस बिल को एक्ट बनाना है, और वो हमारे पार्लियामेंट में पास हो चुका है वो बिल, और अब एक्ट बनने की उस पर है। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट उसे साइन नहीं करेगा तो वो नहीं बन सकता एक्ट। तो ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की। उसके अलावा प्रेसिडेंट, हमको सबको पता है कि सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? देखो, प्रेसिडेंट हमेशा ही इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा इलेक्ट होता है। अब राज्यसभा में कौन से मेंबर्स होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स। एवरीवन नोज दिस कि लोकसभा में आपके कौन से मेंबर्स होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। तो अब इलेक्टेड एमपीज बैठते हैं लोकसभा में, जो जिनका इलेक्शन हुआ है बेसिकली। राज्यसभा में नहीं होता है कोई इलेक्शन, इट्स इनडायरेक्ट प्रोसेस। अब इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज, अब आपको पता है कि जो विधान सभा होती है हमारे राज्य में, उनमें इलेक्टेड एमएलएज बैठते हैं, राइट। दिल्ली गवर्नमेंट में जैसे आम आदमी पार्टी, पंजाब गवर्नमेंट में, या फिर अलग अलग स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे एमएलएज बैठते हैं, जो इलेक्ट हुए होते हैं वो ही कर सकते हैं वोट प्रेसिडेंट के लिए, और इलेक्टेड एमपीज जो कि लोकसभा में बैठते हैं वो ही कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और लोअर हाउस लोकसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली वो कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट का टर्म होता है जो ऑफिस का, वो कितना होता है? आर्टिकल 56 में बोला है 5 साल होता है। रेजिग्नेशन अगर उसे देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, और प्रेसिडेंट री एलिजिबल है इलेक्शन के लिए, कितनी भी बार वो इलेक्शन दे सकता है। अब उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा, जो कि बैठते हैं लोकसभा और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट लेवल पे, राइट। अब बात करें तो यहाँ पे बेसिकली वोटिंग होती है, राइट। अब जो वोटिंग होती है उसके बेस पे वो इलेक्ट हो जाता है जो भी पर्सन उसके इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है और जिसको मैक्सिमम वोट मिले। अब टर्म ऑफ ऑफिस मैंने जैसे बताया 5 साल होता है, और वो री एलिजिबल भी है इलेक्शन के लिए। क्वालिफिकेशंस, कंडीशंस एंड ओथ। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है। कंडीशंस की बात करें तो कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए, जहाँ पे प्रॉफिट होता है वो मेंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा। अगर है भी तो उसे ऑफिस को खाली करना होगा। और उसकी ओथ कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई उसकी ओथ करवाता है, मतलब शपथ। और या तो अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड उसकी खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स नहीं हो सकती है, मतलब उस जेल वगैरह नहीं हो सकती जब तक वो कार्यकाल में है, राइट। तो हमने क्या समझा कि
प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, उसकी ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराता है, राइट। और वो री इलेक्ट हो सकता है कितनी भी बार, और उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती जब तक वो किस में है, पावर में है, राइट। हमने उनकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में भी डिस्कस किया। आई थिंक अब डिस्कस करेंगे, राइट। अब पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं उसके नाम पे लिए जाते हैं। मतलब जैसे कोई बिल को एक्ट बनाना है, वो तो पार्लियामेंट में पास हो गया तो बन गया एक तरीके से, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे तो वो नहीं बन सकता है एक्ट। तो पहले प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, वो पीएम को अपॉइंट करता है और पीएम के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। बहुत सारे पोजीशंस गवर्नमेंट के, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अलग कमिश्नर्स, अदर कमिश्नर्स, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, गवर्नर्स ऑफ स्टेट चेयरमैन, ओके, एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसको ये क्या करता है, अपॉइंट करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर लें तो ही समझ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व करता है, कभी भी खत्म कर सकते हैं कि अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब उसके वो बंद, मतलब अब वो तभी चलेगी जब प्रेसिडेंट उसे दोबारा बुलाएगा। पार्लियामेंट को बुलाता है, जब भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस को बुलाना है तब बुलाता है। जॉइंट मीटिंग, उनकी अगर जॉइंट सीटिंग करानी है कभी तो वो उनको भी कराता है, राइट। जॉइंट सीटिंग मतलब साथ साथ वो बैठेंगे, ठीक है, एक ही दिन साथ में जॉइंट सीटिंग होगी उन दोनों हाउसेस की, लोअर और अपर हाउस की। नॉमिनेट्स 12, वो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 12 मेंबर्स राज्यसभा के क्या करता है, अपॉइंट करता है, जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करते हैं लोग अपने अपने फील्ड में, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में जो अच्छा करते हैं उनको वो 12 मेंबर्स बेसिकली वो राज्यसभा में, जो कि हमें पता है, वो अपॉइंट कर सकता है। तो हमने क्या समझा कि प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, राइट। और उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर में वो जो, जैसे वो कभी भी पार्लियामेंट को बुला सकता है, पार्लियामेंट को बुलाता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करता है, लोकसभा को डिसॉल्व करता है, जॉइंट सीटिंग बुलाता है, नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स। अब वो रिपोर्ट भी प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। कौन सी रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की, यूपीएससी वगैरह की, ठीक है। अगर कोई ग्रांट चाहिए किसी भी पर्पस के लिए तो उसकी रिकमेंडेशन के बिना आपको ग्रांट नहीं मिलेगा, मतलब फंड नहीं मिलेगा। जुडिशियल पावर्स की बात करें, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। वो किसी की भी सजा माफ करा सकता है, फांसी माफ करा सकता है, वो इतनी पावर है। सीक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट इन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर किसी भी लॉ के क्वेश्चन, लॉ में किसी भी एक्ट में, लॉ में, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स हैं हमारे देश में, है ना, तो उन एक्ट्स में अगर उसे एडवाइस लेनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके किसी प्रोविजन पे, पार्ट पे, है ना, कोई वो लेना है, डिसीजन लेना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है एडवाइस। इमरजेंसी पावर की बात करें, नेशनल इमरजेंसी की पावर है। देखो हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल में लिखा है कि हमारे देश में लगाई जा सकती है, जहाँ पे क्या होता है कि फिर जैसे राज्यों की अलग अलग सरकारें होती है हमें पता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। प्रेसिडेंट एक तरीके से उसका रूलर हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल, जैसे कि नाम से पता चला, प्रेसिडेंट का रूल हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी, राइट। तो होप आपको समझ आया होगा कि आज हमने क्या किया। आज हमने बेसिकली पार्ट 4 में आर्टिकल 51A डिस्कस किया, जो कि 1976 के 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी देश के प्रति, कर्तव्य। उसके बाद हमने पार्ट 5 स्टार्ट किया, जिसमें यूनियन की हमने बात की। यूनियन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सेंटर से रिलेटेड, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ओके, उसमें जो भी एमपीज बैठे हुए हैं उनके बारे में, राइट, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना